आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं न्यायपालिका और साहित्य जगत के एक ऐसे प्रतिष्ठित नाम से जिन्होंने कानून के साथ साथ अपनी कलम से देश की स्वतंत्रता और खेल जगत को एक नई पहचान देते हुए कलमबद्ध किया है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सेवा मुक्त जस्टिस अनिल वर्मा की। बिलासपुर में जन्मे जस्टिस वर्मा का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा रहा है। उनके बाबा मोतीलाल वर्मा ने चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं के साथ आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। जस्टिस वर्मा ने क्रिकेट पर पुस्तक लिखने के साथ खेल जगत में भी सक्रिय भूमिका निभाई। 2002 में उनकी चर्चित किताब क्रिकेट खेलना सीखे प्रकाशित हुई। इतना ही नहीं, वे 2003 के एफ्रो एशियन गेम्स आयोजन समिति के सदस्य रहे और केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी हुए। देश के 18 राज्यों की पत्र पत्रिकाओं में उनके 1975 से अधिक आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। हाल ही में जस्टिस वर्मा ने अपने संकलन से देश की आजादी के दिन छपे सभी प्रमुख अखबारों की प्रदर्शनी बिरला म्यूजियम भोपाल में लगाई, जिसमें आजादी मिलने वाले दिन का माहौल बखूबी लिखा गया था। और अब आगे वे क्या अलग हटकर क्या करने वाले हैं, इसके साथ जस्टिस वर्मा से उनकी इसी देशभक्ति और रचना धर्मिता के बारे में खास बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने। आज मैं विशेष प्रस्तुति में आपको एक खास शख्स मेहमान से मिलवाने वाला हूं, जो रिटायर्ड जज हैं, जिन्होंने कई फैसले सुनाए होंगे और निश्चित तौर पर अपने जीवन में कानून की कई तरह की बातें भी की होगी। लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने देशभक्तों पर भी कलम चलाई और उन अखबारों को भी समेट कर रखा जब देश आज़ाद हुआ था और देश आज़ादी का जो जश्न मना रहा था, उस तमाम तरह की चीज़ें उन अखबारों में हमको देखने को मिलेगी। उसके साथ ही उन्होंने किताबें भी ऐसी लिखी हैं जो अलग अलग विधाओं की है, स्पोर्ट्स है, फिल्म्स हैं। उसके अलावा जो देशभक्ति वाली किताबें यानी देशभक्तों पर जो किताबें लिखी हैं वो भी अद्भुत हैं। तो जस्टिस अनिल वर्मा जी से मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा काम आप लगातार करते रहें। एक न्यायाधीश तो आप रहे हैं, कई फैसले आपने सुनाए होंगे, कानून के आप ज्ञाता हैं, कई तरह की बातें हैं। समय का बड़ा प्रतिबंध आपके जीवन में भी रहा होगा, लेकिन उसके इतर कलम फैसलों पे सुनाते सुनाते आपने किताबों और लोगों पर और उसके अलावा अलग अलग चीज़ों पर आपने चलाई। किस तरह से जर्नी शुरू हुई? मेरी जर्नी लेखन की शुरू होती है जब मैं कॉलेज में था। 18 वर्ष की उम्र में मैंने पहली बार लिखा था। मेरा पहला लेख सन 1982 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद मैं 1987 में इस नौकरी में आया। करीब 39 वर्ष मैंने न्यायिक सेवा की, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लेकर हाई कोर्ट तक। और जब मैं न्यायिक सेवा में आया तो मैंने कुछ वर्षों का थोड़ा विराम किया, 3-4 वर्षों का। और लेकिन इसके बाद मैंने अपना लेखन सतत जारी रखा और विभिन्न विषयों पर मैं लगातार लिखता रहा। पहले मैं केवल क्रिकेट पे लिखता था, फिर मैंने हॉकी पे चालू किया। फिर चूँकि मेरे बाबा फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने 1931 और 42 के आंदोलन में 2 बार जेल यात्राएं की थी। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी के साथ भी उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। तो मुझे एक वक्त ये आया कि लिखते लिखते मुझे महसूस हुआ कि हम लोग कृत्रिम नायकों के पीछे तो बहुत भाग रहे हैं। हमारे स्पोर्ट्स के जो है हीरोज़ हैं, क्रिकेट के स्टार्स को हम लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन जो वास्तविक नायकों को हम भूलते जा रहे हैं। तो फिर मैंने फ्रीडम स्ट्रगल पे लिखना चालू किया। तो मेरी पहली पुस्तक 2008 में क्रांतिकारी राजगुरु पे भारत शासन के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित की। फिर बटुकेश्वर दत्त पे आई, चंद्रशेखर आज़ाद पे मैंने कई पुस्तकें लिखी। उनकी आज़ाद की माताजी पे लिखी, आज़ाद और जो मध्य प्रदेश में ओरछा में जो सातार है नदी है उनके संस्मरणों पे लिखी। एक पुस्तक मैंने उनकी शहादत का आखिरी दिन लिखी थी, जो उनके आखिरी दिन की निशानी थी। फिर मैंने महसूस किया कि फिल्में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं समाज के जी, आईना होती है, आईना होती है समाज का। तो फिर मैंने क्रांतिकारियों के लिखने के बाद खलनायक अजीत साहब पे लिखी। पहली किताब उनकी बर्थ सेंटनरी 2021 में आई। और अभी 2026 में फरवरी में मेरी एक किताब पुरानी ब्लैक एंड वाइट एरा की एक्ट्रेस थी नलिनी जयवंत जी, उन पे आई। वो भी उनकी बर्थ सेंटनरी थी। उसका हेमा मालिनी जी ने मथुरा में विमोचन किया था।
तो मेरी ये लेखन की जो यात्रा है सतत रूप से जारी है। यात्रा सतत रूप से जारी है सर, और आपने जो किताबें लिखी उनका रेफरेंस भी लिया जाता है, यानी कि वक्त का दस्तावेज हो गई हैं, और वो दस्तावेज आपने इतना अच्छा सहेज कर रखा और उसको अपनी मेहनत और रिसर्च के दम पर इतना बेहतर बना के रखा है कि आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ उठाएंगी। आपको लगता है कि जो आर्काइवल वैल्यू की चीज़ें आपने तैयार की हैं वाकई वो आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है और उनकी ज़रूरत है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो इतिहास है उसी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतिहास के जो गौरव पुरुष हैं हमारे, उनसे हम प्रेरणा लेकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इतिहास को संकलित करने के लिए जो लेखकों को है लगातार लिखना चाहिए। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज जो एआई का दौर है, लेखन एक व्यवसाय जैसा हो गया है। हर आदमी एआई के थ्रू अधकचरा ज्ञान के साथ किताबें लिख देता है, पब्लिश हो जाती हैं, लेकिन उन किताबों का वास्तव में इतिहास में कोई हिस्सा नहीं रहता है। किताबें वही जीवित रहती हैं युगों तक जिनमें है ना शोध कार्य रहता है, जिनमें वास्तविक मेहनत की जाती है, और गहन शोध के बाद में और अध्ययन के बाद में जो किताबें लिखी जाती हैं वो हमेशा रहती हैं, वक्त का दस्तावेज हो जाती हैं, और निश्चित तौर पर वो हमेशा इतिहास का संवाहक होती है इतिहास का। उसके साथ एक बात और जो मुझे याद आती है, हाल ही में बिरला संग्रहालय में आपने उस समय 1947 जब देश आज़ाद हुआ तब के जो अखबार छपे थे जिस दिन की आज़ादी के दिन के, वो आपने सहेज कर रखे, और उस दिन किस तरह का माहौल था देश में, क्या क्या चीज़ें थी, और उस सब को उन अखबारों ने छापा हाइलाइट्स करके। तो वो अखबार किस तरह के हैं और क्या क्या है, उन अखबारों के जरिए आप क्या मैसेज लोगों तक कन्वे करते हैं? मैंने बिरला म्यूजियम में जो प्रदर्शनी थी, ये 15 अगस्त 1947 के अखबार के बारे में थी, कि देश की आज़ादी का जो पहला समाचार था उसको हमारे अखबारों ने, हमारे पत्रकारों ने किस तरीके से उसको लिया। और उस समय असल में बड़ा मिश्रित माहौल था। एक तरफ आज़ादी का जश्न का माहौल था और दूसरी तरफ बंटवारे से उपजी हुई जो त्रासदी थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए, खून रक्त रंजित क्रांति हुई, उसका गम भी था। एक मिश्रित भावना थी, और उस मिश्रित भावनाओं को अखबारों ने किस तरीके से व्यक्त किया, ये देखने लायक बात है। आप देखेंगे कि इस आज़ादी के समाचार को हमारे उस समय जो भी प्रचलित अखबार थे, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनल लैंग्वेज, उन्होंने बड़ी प्रमुखता से छापा। कई अखबारों ने तो 40-40 पेज के सप्लीमेंट तक निकाले थे, और बड़ा महत्वपूर्ण था, बड़ी अच्छी कवरेज दी, और लोगों की जो उस समय क्या भावनाएं थीं, आज़ादी का क्या जुनून था, वो अखबारों से आपको देखने को मिलता है। और इस खबर को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी प्रमुखता से छापा गया था, क्योंकि ये आज़ादी का जश्न एक बहुत इतिहास को बदलने वाला एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। आप कलमकार बने न्यायाधीश से, और वो जो कलम फैसले सुनाती थी, अब वो कलम कहीं ना कहीं आज़ादी का वो वक्त बताती है, वो उन मुद्दों को छूती है जो आम जनमानस से जुड़े हैं, देश के हित हक से जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं आम जनता को कनेक्ट करते हुए। अभी एक नवाचार करने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स पर एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब आप लिखने वाले हैं। एशियन गेम हॉकी का होने वाला है मध्य प्रदेश में, कैबिनेट ने भी उसको मंजूरी दी है, इस पर आप तैयारी कर रहे हैं, किताब आएगी लोगों के सामने, लोग पढ़ेंगे देखेंगे। थोड़ा यूनिक फैसला है और थोड़ा रिस्की भी है सर, किस तरह से थोड़ा बताइए। क्या इसके गेम्स के बारे में? जी किस तरह से इस किताब का आप तैयारी कर रहे हैं? जी, मध्य प्रदेश में पहली बार, बल्कि हमारे देश में तीसरी बार जो है, वुमेन्स हॉकी का एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, भोपाल में हो रही है। जो नया हमारा स्टेडियम नाथू बरखेड़म बन रहा है, उसमें ये अक्टूबर-नवंबर में ही खेली जाएगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है भोपाल के लिए। बहुत वर्षों बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें कई देश भाग लेंगे। और इस अवसर पर जो पिछली 8 संस्करण हैं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के, उसके बारे में मैंने बड़ा गहन अध्ययन किया है और उनके स्टैटिस्टिक्स को कंपाइल किया है। यदि मध्य प्रदेश शासन चाहेगा तो मैं उनके लिए ये पुस्तक लिखूंगा, अन्यथा मैं इस किताब को अपने व्यक्तिगत रूप से तो लिखना चाहूँगा, ताकि जो हमारे मेहमान आएंगे, देश विदेश के मेहमान, उनके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हो, और हॉकी के जो प्रेमी हैं उनको पूरी जानकारी एक जगह पूरी एकत्र मिले, और आगे जो आयोजन होंगे उनमें ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगी ये जानकारियाँ। तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा संकलन इस प्रकार का। बिल्कुल, संकलन महत्वपूर्ण रहेगा। भोपाल हॉकी का मक्का कहा जाता है, यहाँ हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। बड़े बड़े खिलाड़ी देश विदेश में यहाँ के रहे हैं, ध्यानचंद जी जैसे खिलाड़ी जो रहे हैं यहाँ के रहे हैं, उसके कोचिंग दी है, और तमाम ऐसे खिलाड़ी जो यहाँ से निकले। किस तरह से देखते हैं, अगर आप इस तरह की किताब लिख रहे हैं तो वाकई आने वाले समय में लोगों को एक नई हमारे जो मध्य प्रदेश की आभा है उससे रूबरू कराएंगे? जी।
भोपाल हॉकी का बड़ा महत्वपूर्ण गढ़ रहा है। सन 1936 के ओलंपिक से मैं भी यहाँ असलम शेर खान के जो फादर थे वो खेले थे, और 2 खिलाड़ी थे और करीबन 10 ओलंपियन हुए हैं और कम से कम 2 दर्जन इंटरनेशनल प्लेयर भोपाल से हॉकी के निकले हैं। हॉकी का बड़ा महत्वपूर्ण गढ़ रहा है। अब तो हमारे यहाँ इस भोपाल में एस्ट्रो टर्फ भी 3 जगह लग चुकी है अभी, और मेरा ख्याल है ये 4था एस्ट्रो टर्फ है जो नाथू बड़खेरा में स्थापित हो रहा है। तो हॉकी भोपाल में एक वक्त यहाँ पे अवधुल्ला कप और बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के आयोजन होते थे और बड़े महत्वपूर्ण स्थान था देश में, वो कुछ पीछे चली गई है हाल के वर्षों में। मुझे ये आशा है कि ये एक इंटरनेशनल आयोजन से भोपाल की हॉकी को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और नई जो पीढ़ी है वो फिर से हॉकी की तरफ अग्रसर होगी। तो इस आयोजन की सफलता मुझे इसी में दिखती है। बिल्कुल, और ओलंपियाड में तो हम विजेता होते जा रहे हैं और हॉकी में अब कहीं ना कहीं हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी वो नया परचम लहरा रहे हैं। निश्चित तौर पर जैसा कि जस्टिस वर्मा जी ने, रिटायर्ड जस्टिस वर्मा जी ने बताया कि किस तरह से भोपाल में जो माहौल है हॉकी का वो है, उसके साथ ही उन्होंने बताया कि किताबें लिखने का जो सिलसिला उनका चला वो किस तरह से चला। एक जज होने के बाद समय निकाल लेना किताब लिखने के लिए और उसमें उन तमाम विषयों मुद्दों को ला देना एक बड़ी बात होती है, और उसके साथ ही उन अखबारों का संकलन रखना जो उस दौर के हैं जब देश आजाद हुआ था और उस समय के माहौल को बताते हैं, जो कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को कनेक्ट करेंगे और आने वाले समय में वक्त का दस्तावेज कहलाएंगे। कई किताबें लिख चुके हैं और किताबें और लिखने की मंशा उनकी, और जिसमें हाल ही में जो विमेंस हॉकी का जो एशियन गेम्स यहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, उसको लेकर उनकी तैयारी चल रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में निश्चित ही उनकी लेखनी और कहां तक किन किन आयामों को छूती है और इन सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए नई पीढ़ी को जोड़ती है। कैमरा सुशील यादव के साथ में प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।